नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपके लिए BNSS की धारा 173(4) के बारे में बताएंगे कि आपको इसमें कैसे सफलता प्राप्त करनी है। होता क्या है दोस्तों कि ऐसे केसों में क्या करते हैं अधिकतर अधिवक्ता लोग और पीड़ित अर्थात वादी और उनके अधिवक्ता क्या करते हैं कि एक उच्च अधिकारी संबंधित, जैसे मान लिया कि हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ और हम थाने गए। थाने में दरोगा जी ने हमारी जो है कंप्लेंट नहीं सुनी। हमने SHO साहब को भी बताया, SHO साहब ने भी दरोगा जी की बात मान ली, हल्का इंचार्ज की, और हमारी बात नहीं सुनी और कोई सुनवाई नहीं की। हुआ क्या कि हम फिर एक अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। फिर अधिवक्ता को जब हम नियुक्त करते हैं तो वो अधिवक्ता क्या करते हैं, बहुत सारे अधिवक्ता की वो एप्लीकेशन जो तहरीर में देते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले तो CO साहब के यहाँ भी बहुत सारे समझदार अधिवक्ता होते हैं, मिलवा देते हैं। तो हमारा कहना यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो CO साहब के यहाँ पे भी क्या होता है कि SO साहब ने जो आख्या तैयार करी होती है मामले में लिखित रूप से, वही सर्वमान्य होती है उनके थाने की। तो वो बार बार कोई उच्च अधिकारी भी कितनी बार भी उस कंप्लेंट में बार बार जो है जांच के लिए और मतलब जानकारी लेना चाहें और उसकी कार्रवाई चाहें तो वो बार बार वही कर देते हैं, आख्या बेचना भेज देते हैं अपनी, जो उन्होंने अपनी मनगढ़ंत या वैसे बना रखी होती है। तो होता क्या है कि CO साहब के यहाँ पर भी अगर वो मना कर दिया जाए SO साहब की जांच के आधार पर जो है, तो भी व्यक्ति के लिए SSP के यहाँ बना है। तो SSP के यहाँ भी क्या करते हैं कि SP के यहाँ भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक प्रार्थना पत्र SP साहब को रजिस्टर्ड कर देते हैं अधिवक्ता साथी, और उसको कोर्ट में जो है 143 और जो है 173 का जो है मुकदमा लागू कर देते हैं। तो 173(4) में जीत कब हासिल होती है। अब होता ये करना हमको ये चाहिए कि सर्वप्रथम जो हमने थाने में तहरीर दी प्रार्थना पत्र, जो SHO ने हमसे कहा, उन्होंने जिस लैंग्वेज में हमसे बात की, यानी जो उनका व्यवहार था हमारे न्याय के प्रति, हमें उनका व्यवहार भी अपने अगले प्रार्थना पत्र में शामिल करना चाहिए। पिछले संबंधित मामले को लेकर के उनका मामला भी उसमें शामिल करना चाहिए कि SO साहब ने ये बात इस तरीके से नहीं सुनी है इसमें, और हमारे पास ये साक्ष्य मौजूद हैं और उन्होंने इस तरीके से नकार दिए हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, एक पक्षीय जो है उन्होंने बात को सुना है। अब आप आइए CO साहब के यहाँ, इसमें ये जो CO साहब को दिया, अब CO साहब ने उसकी जाँच की, CO साहब को भी उसमें जो है वही प्राप्त हुआ जो SHO साहब ने लिखा। अब होता क्या है, डिपार्टमेंट की मदद करता है, ये 99% होता है। तो आपको साक्ष्य के आधार पर अपनी बात रखनी है, तो साक्ष्य के आधार पर ही आप उच्च अधिकारी से निचले पायदान के अधिकारी पे कार्रवाई करा सकते हैं, जो कि लीगल और जायज़ है, सिर्फ आरोपों के से नहीं। तो होता क्या है कि अगर CO साहब भी उस आख्या को SHO जो आख्या लगाई होती है, थाने से जो आख्या आती है, उस पर अगर उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की तो आप CO ने भी वही किया कि नहीं कार्रवाई की। इसके बाद आप SP साहब के यहाँ बढ़ गए, SSP साहब के यहाँ बड़े, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, तो वहाँ पर भी अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप एक DGP को लिख दीजिएगा और वही लिखिएगा जो CO साहब ने आपके साथ व्यवहार किया और CO साहब का जो जवाब था वो भी जोड़ते हुए प्रार्थना पत्र आप लिखिए। और उसका जो आपके पास साक्ष्य है, खंडन कर सकते हैं आप उनकी आख्या का, तो आप उस हिसाब से लिख के तैयार कीजिए। उस आख्या में SSP साहब ने जो जांच में आपको जवाब दिया है, वो जवाब में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको भी उसी हिसाब से DGP को जाके अवगत कराइए। इस तरीके से आप अवगत कराते जाइए और सारे साक्ष्य आप जो है अपने एविडेंस इकट्ठे करते जाइए। और हमेशा याद रखिए कि केस जब दर्ज हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो केस कागज़ों में ही तारीख पे तारीख लगाए रहते हैं, उस मामले से संबंधित उसके क्षेत्र में जाके उसका संबंधित कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, यानी धरातल पर कोई जांच नहीं करना चाहते। जो भी तर्क है वितर्क है उनका कोर्ट तक, इसलिए बहुतायत लोगों को भी न्याय नहीं मिल पाता है। कायदा तो हमारी नज़र में ये बनता है कि अधिवक्ता को उस क्षेत्र में जाके काम करना चाहिए जिस क्षेत्र में घटना घटी है और पीड़ित प्रताड़ित हो रहा है या हुआ है, वहाँ पे आपको एविडेंस मिलेगा।
उस एविडेंस के आधार पे आप बात दर्ज करवाइए और बात को लड़िए। क्योंकि इसमें क्या है कि पीड़ित को ये भी देखना चाहिए कि हमारा सेनापति दमदार है कि नहीं है, और हमारा सेनापति हमने जो मामला बताया है उसमें हमारे कितने साक्ष्य मौजूद हैं जिनकी हमारी नज़र में नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पुलिस की नज़र में नहीं होता, लेकिन साक्ष्य होता है। कोई भी मामला होता है वहाँ साक्ष्य मौजूद रहते हैं, ये समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से साक्ष्यों के आधार पर जब आप पूरा फाइल तैयार करते हैं और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही को भी आप जो है अपने उस बाद में सम्मिलित करते हैं, तब आपको PNSS की धारा 173(4) में सफलता हासिल होती है, और ये सफलता आपकी जीत, आपका न्याय होता है। और साक्ष्य के बिना आप न्याय की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए साक्ष्य बहुत जरूरी है। और अपने जो भी केस है, आपकी जो भी समस्या है, कौन लड़ सकता है आपके लिए, इसमें आप अपना अधिवक्ता, अपना सेनापति तय कीजिए जो आपके लिए लड़ सके। जय हिंद, जय भारत। PNS 173(4) इसकी तैयारी साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए, और साक्ष्य के आधार पर आपको कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, आपको 100% न्याय मिलेगा। बिना साक्ष्य के आप मनगढ़ंत आरोपों से या ऐसे ही बात दर्ज की इसमें नहीं हुआ कोर्ट आदेश तो कंप्लेंट में जाके साधारण में दर्ज हो जाएगा, तो फिर वो वही बात, कोई फ़ायदा नहीं है। आप समय अदालत का भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं, क्योंकि बिना साक्ष्य के न्याय नहीं है। और हम तो ये करते हैं भाई, अपने केसों में हमारे पास जो कंप्लेंट आता है हम उसकी बात सुनते हैं, उससे संबंधित जो भी होता है हम जो है ढूंढते हैं एविडेंस और प्राप्त करते हैं अपने वादी से भी, और उसके क्षेत्र में जाके भी जहाँ पर वो प्रताड़ित हुआ है, और अधिकतर एविडेंस मिल जाते हैं और हम सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप 173(4) में सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।